90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है और रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं आज खास मेहमान दानिश कलीम जी। आप बाल गंगा प्रहरी, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन परियोजना है, उससे जुड़ा है और आप बाल गंगा प्रहरी में यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। आप एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स हैं और कंपोस्टिंग आपका सब्जेक्ट है। हमारे साथ हैं अंशुल भावसार जी। आप भी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से जुड़े हैं और वर्तमान में भारतीय वन्यजीव संस्थान में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के असिस्टेंट स्टेट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं, बाल गंगा प्रहरी से जुड़े हैं। आप एनवायरमेंट मैनेजमेंट में मास्टर्स हैं और आपकी जो विशेषज्ञता है वो है वाटर क्वालिटी और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दानिश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है कंपोस्टिंग। जी सर। कंपोस्टिंग को लेकर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है और सबसे बड़ी बात ये कि ये हमारी नदियों को स्वच्छ रखने में बड़ा कारगर होता है। कहा यह जाता है कि कंपोस्टिंग घर से ही की जानी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। एक व्यक्ति खुद ही करे। कौन से तरीके हैं कंपोस्टिंग के जो हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सके, हमारे पर्यावरण को भी बेहतर बना सके और व्यक्ति को आजीविका से जोड़ सके? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो पहला क्वेश्चन पूछा है कंपोस्टिंग से जुड़ा हुआ, कि हम अपने घर से ही कैसे कंपोस्टिंग की या खाद बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो है कि अगर हम अपने घर में ही कूड़े को अलग अलग कर लें, यानी जो प्लास्टिक वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल अजैविक कचरा है, उसको अलग कर लें, और जो जैविक कचरा है, जो सब्जियों से, फलों से या जो कुछ भी हम खाना बनाते हैं उससे बचता है, उसको अगर हम अलग रखते हैं तो अपने घर के अंदर ही हम कंपोस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। जब हम एक पिट बना लें या एक पाइल कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो जो सबसे बेस्ट है अपने घर में करने के लिए वो पाइल कंपोस्टिंग या पिट कंपोस्टिंग। हमने एक पिट बना लिया, मिट्टी के अंदर खोद के थोड़ा सा निकाल के उसमें गड्ढा बना लिया, और जो कुछ भी हमें बचता है ना हमारे घर के अंदर, उसमें हम डालते जाएं। अब डालने का मतलब ये नहीं कि सारा कूड़ा कचरा डाल दिया और उसको ढक दिया तो वो कंपोस्ट बन गया। उसका डिकम्पोजिशन तो हो जाएगा, सड़ तो जाएगा, लेकिन उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको कराने के लिए सबसे बेस्ट है कि थोड़ा सा हम उसमें गोबर डाल दें। ठीक। और जब हम ये सब कर रहे हैं ना, तो उसमें दो चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो है उसको बैलेंस करें। जैसे हमने ग्रीन लीव्स अगर डाल दी हैं, तो ग्रीन और ब्राउन का जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने घास डाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो प्रोपोर्शन है नाइट्रोजन का और कार्बन का, उसको बैलेंस करना चाहिए। और थोड़ा सा अगर हम गोबर डाल दें तो दैट एक्ट्स एज एन इनोकुलम, तो जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है वो उससे फास्ट हो जाएगा। और फिर ऐसे करके हम कंपोस्टिंग बना सकते हैं और अपने किचन गार्डन के अंदर उस कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सही जानकारी, और आपने बड़े आसान शब्दों में बताया है कि कंपोस्टिंग किस तरह से की जाए। जो हमारे घरों में जो सब्जियां होती हैं, उनके छिलके होते हैं और भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो हम उसको आप एक पिट बनाइएगा और उसमें आप डालते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने ये बताई है कि हमें नाइट्रोजन का भी रेशियो पता होना चाहिए कि हम कितना उसमें हरी पत्तियां, सूखी पत्तियां डाल रहे हैं, और गोबर के इस्तेमाल की बात भी आपने कही है। एक सवाल और बनता है सर, कि जब हम कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं तो क्या हम उसको आजीविका से जोड़ सकते हैं? इसके बारे में। जी सर, कंपोस्टिंग को बिल्कुल आजीविका से जोड़ा जा सकता है। जैसे हमने अपने घर में किया तो अपने किचन गार्डन में यूज़ कर लिया। खासतौर से मैं बात करूंगा किसानों के संदर्भ में। एक डेयरी फार्मर है जिसके पास डेयरी है, गाय भैंसे हैं, साथ साथ में वो किसानी भी करता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो कुछ भी बचता है, जो उसका यूज़ नहीं होता, जो हम बेसिकली फेंक देते हैं या सड़ा देते हैं, तो उसका कंपोस्ट बना के, और उसमें क्योंकि उसके पास बल्क में पहले से ही काऊ डंग या गोबर मौजूद है, तो उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अगर हम एक लार्ज क्वांटिटी में कंपोस्ट बनाते हैं तो उसे हम अच्छे प्राइस में बेच भी सकते हैं। और उसे वो किसान जो है अगर अपने खुद की खेती में इस्तेमाल में लाता है तो उसका जो हम फर्टिलाइजर पे खर्चा करते हैं वो बच जाएगा। तो उसके लिए भी अच्छी चीज़ होगी कि जो खेती का खर्च है, लागत है, वो कम होगी, साथ ही साथ उसको प्रॉफिट अर्न कंपोस्ट बेच करके भी हो सकता है। आपने बहुत आसान शब्दों में बताया है कि जो कंपोस्टिंग है वो आप अपने घर में जो बचे हुए पदार्थ हैं उनको आप इस्तेमाल कीजिएगा, कंपोस्टिंग कीजिएगा और उसको आप अपनी आर्थिकी से भी जोड़ सकते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर हैं अंशुल भावसार जी। आप मास्टर्स हैं एनवायरमेंट मैनेजमेंट में और वाटर क्वालिटी और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
आप गंगा की स्वच्छता के मिशन से जुड़े हैं। गंगा ही नहीं, और भी नदियाँ जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, उनमें किस तरह का जो प्लास्टिक है वो पहुंचता है और किस तरह का थ्रेट है, वो किस तरह की चेतावनी है हमारे जलीय जीवों के लिए? जैसे मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ जैसे जुड़ता गया, फिर मुझे पता चला कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्वच्छ गंगा मिशन के साथ जुड़ा है। फिर कैसे एक्वाटिक स्पीशीज़ पे थ्रेट्स होते हैं, अदर्स हमने थ्रेट्स देखे। वी आर वर्किंग इन बिहार, झारखंड, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो उनमें हम लोग ने देखा कि एक्वाटिक स्पीशीज़ जो एंटेंगल्ड हो जाती है फिशिंग नेट्स में। तो फिशिंग नेट्स ऐसा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट है जो कह सकते हैं कि वो छुपा हुआ वेस्ट है, क्योंकि वो हमें सरफेस पे नहीं दिखता है। वो वाला वेस्ट जो है वो बिल्कुल डीप डाउन जाता है रिवर्स के, और वो सरफेस आम इंसान की आंखों में ना आते हुए बिल्कुल डायरेक्ट एक्वा लाइफ को अफेक्ट करता है, जिससे सारी जैसे मैमल्स हो गया या सम फिश भी हो गई, बाय कैच भी बहुत सारे उसमें फंस के रह जाते हैं। फिर टर्टल्स हो गए जो कि शेड्यूल 1 स्पीशीज़ और इसमें आते हैं, और डॉल्फिन हो गई, हमारी गैंजेटिक डॉल्फिन हो गई, ऑटर्स हो गए। तो ये सारे थ्रेड्स हमने पूरे सर्वे में देखे थे। फिर फिशरमैन्स का एटीट्यूड हमने देखा था कि गंगा के प्रति उनका कैसा है। दे कंसीडर कि वो माँ गंगा तो है, बट उसमें वो क्या करते हैं कि साथ साथ उनकी ये संभावना रहती है या ये सोच रहती है कि गंगा माँ सब चीज़ क्लीन कर लेती है। गंगा माँ सब क्लीन तो कर लेती हैं, बट उसमें ये थ्रेड्स भी आ जाते हैं कि वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की एज लाइफ हम देखते हैं कि 10 लाख साल तक प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम ये सारी कंसिडर करते थे। फिर हम डिवाइड करते थे कितने टाइप्स के प्लास्टिक जाते थे। तो जो बॉटल्स है, जो सबको पता है प्लास्टिक वेस्ट में, जो हमारी पेट की जो बॉटल होती है पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट होती है। फिर अदर प्लास्टिक जो होते हैं वो भी सारे हम लोग ने देखे थे, जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, एंड सम इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हमने देखा था। तो ये सारे हम लोग ने कचरे देखे थे, और सम टाइप्स ऑफ जैसे अलग अलग हम ग्रेड्स में प्लास्टिक को डिवाइड करते हैं। 7 ग्रेड्स प्लास्टिक होती हैं, जिसमें होता है कुछ HPVC पॉलीविलाइन क्लोरीन, फिर हमारा होता है HDP हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, LDP लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। फिर हम लोग का होता है नायलॉन 6 और नायलॉन 66 पॉलीअमाइड्स। तो ये सारे हम लोग ग्रेड्स में प्लास्टिक को डिवाइड्स करते थे, जिसमें हम लोग को नायलॉन 6 बेस्ड मटेरियल जो मोनोफिलामेंट्स जो नेट होती है इनका प्लास्टिक, फिर HDP जो बेस्ड मटेरियल प्लास्टिक रहता है, ये सारे ग्रेड्स के हम लोग को प्लास्टिक मिले थे जो कि टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं रिवर्स की। और यही कन्वर्ट होते हैं हमारे माइक्रो प्लास्टिक्स में, जो कि एनिमल्स तक में मिले हैं हमें। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक कचरा है, वो गंगा नदी में जाता है और भी नदियों में जाता है, और वहाँ जो भी जलीय जीव हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लोगों को संवेदनशील बनाना है, उनको जागरूक करना है कि आप जो भी कुछ आपको मिलता है, जो भी कुछ आपके लिए खराब होता है, वो नदियों के हवाले मत कीजिएगा। आप तो ट्रेनिंग भी देते हैं और लोगों को समझाते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है, और जो आपका ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो क्या है, उसके बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले जैसे हम लोग का ट्रेनिंग का मॉड्यूल तो जो सब बेसिक रहता है कि लो से लेके हाई तक हम सारे स्टेक होल्डर्स को कवर करते हैं। तो जब हम सर्वे या रिवर्स के उसमें निकलते हैं, तो हम लोग का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है जो रिवर्स के किनारे लोग रहते हैं, जो कम्युनिटीज़ रहती है रिवर्स के किनारे। तो उन लोग से सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग की क्या डिपेंडेंसी है। सब फर्स्ट हम इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर उन्हें बताते हैं कि अगर ये नहीं होगी तो आपका क्या होगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ गंगा है तो हम लोग ये फिशिंग करते हैं, गंगा है तो हम लोग एज अ बोटमैन वर्क करते हैं, गंगा है तो हम लोग इसके किनारे अगर कुछ मेला या कुछ आयोजन होते तो यहाँ हम दुकानें लगाते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग का गंगा से लिंकेज है। फिर वैसे ही हम उन लोग को समझाते हैं कि जब आपका डायरेक्ट इनसे लिंकेज है, तो अगर यही नहीं रहेगी तो आपका जीविका कैसे चलाएंगे। तो फिर उन्हें सबसे फर्स्ट हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि हाँ गंगा की ये इम्पोर्टेंस है। फिर देन हम उनको उसमें स्विच करते हैं कि अगर आपके लिए गंगा इम्पोर्टेंस है, वैसे एक्वाटिक स्पीशीज़ के लिए भी गंगा उतनी ही इम्पोर्टेंस है। तो और एक्वाटिक स्पीशीज़ और गंगा के लिए भी वही एक्वाटिक स्पीशीज़ उतनी ही इम्पोर्टेंस है,
क्योंकि जब हम बात करते हैं टर्टल्स की, डॉल्फिन्स की, तो ये सब नेचुरल क्लीनर की तरह काम करते हैं। जो रिवर्स का जो वेस्ट है ये नेचुरली क्लीन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उनको डायरेक्ट जोड़ते हैं कि ये सारी जो जैसे आपके लिए गंगा इम्पोर्टेंस है वैसे ही एक्वाटिक स्पीशीज़ के लिए भी इसका इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग का जो है वो हमारी टीम ही देखती है। तो जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017-18 से लेकर के 2023 तक हमने अब तक 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर चुके हैं हम अब तक, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। गंगा बेसिन के अंदर पूरे अब तक हमने 25 स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। ठीक है सर। उसके अलावा जो वेटनेरियंस हैं, जानवरों के डॉक्टर्स हैं, उनको शामिल करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट एक बड़ा हमारा स्टेक होल्डर है। अभी हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी अप्रैल मई में, जो हमने की थी वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज में है। क्योंकि एक जो वेटनेरियंस होते हैं ना, वो ज़्यादातर आपको मिलेंगे कैटल्स के, जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं उनके लिए बहुत कम मिलते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वेटेरियंस हो गया, और साथ ही साथ फिशरीज डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एनसीसी स्टूडेंट, एनएसएस स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ कॉलेज स्टूडेंट्स का मैंने बता दिया। तो और बाकी जो प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए भी अभी हम नवंबर में हमारे यहाँ विमेन साइंटिस्ट के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ही ऊपर ही। तो ऐसे करके हर 1-2 महीने पे हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और ये ट्रेनिंग 2 तरह की होती हैं। एक होता है ऑन साइट ट्रेनिंग, और एक होता है हम देहरादून में जो लोगों को बुला करके यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी जाके, जैसे हम बिहार में दे चुके हैं अभी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के गोरखपुर जू के अंदर हमारी ट्रेनिंग हुई थी लास्ट ईयर ही। और एक जो सबसे बड़ा मेजर है वो रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन की ट्रेनिंग। रेस्क्यू की, अगर आपको कोई जानवर मिलता है, वो इस स्थिति में है, वो घायल है या वो चल नहीं पा रहा है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है, तो उसका रेस्क्यू कैसे करेंगे आप। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड हम 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स अब तक दे चुके हैं। तो बाल गंगा प्रैरी प्रोग्राम में भी हैव ट्रेन्ड अबाउट 700 स्कूलों से ज़्यादा जो हैं वो अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके टीचर्स और बच्चों को हम बेसिक सेंसिटाइजेशन जो संवेदनशील बनाने के लिए वो अब तक हम कर चुके हैं इस प्रोग्राम के तहत। 2017 से लेकर अभी तक की जो जर्नी है उसके बारे में आपने हमें जानकारी दी। सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो युवा का होता है। युवा कितना उत्साही है नदियों के संरक्षण के लिए, ये आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान देखा होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना उत्साह है और कितना सफलता तक हम पहुंच चुके हैं, कितना कारगर हो चुका है हमारा ये अभियान। सर, जो हमारा बेसिक फोकस है वो युवाओं की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि युवा ही, जैसा आप जानते हैं, कि इस देश का भविष्य आने वाले टाइम में। तो हम जो कहते हैं ना, कैच देम यंग, जो हमारा प्रोग्राम है बाल गंगा प्रैरी की जो टैगलाइन है वो है कैच देम यंग। यानी बचपन से ही अगर उनके अंदर ये भावना हम डाल दें, सेंसिटाइजेशन, कि नदी में कचरा फेंकना गलत है, या फिर वन्य जीवों को बचाना, उनको संरक्षण करना, उन्हें किसी तरीके से तकलीफ नहीं देनी है, या फिर अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाना है कि इन्वायरमेंट या पर्यावरण के ऊपर कम से कम असर पड़े। तो जो हम युवाओं को जब ट्रेनिंग जोड़ देते हैं या उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं, तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट हमें मिलता है। कि हम बड़े लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं या उनको भी बताते हैं। जागरूकता तो सभी के लिए है, जब से पैदा हुआ मरने तक अगर कोई जागरूक रहे तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो युवा हैं, उनके साथ एक अलग ही फीलिंग आती है, उनकी जो एनर्जी है, कुछ कर सकने का जो जज्बा है, वो कंपैरेटिव ज़्यादा है उनके अंदर। तो हमें भी ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। दानिश जी बता रहे हैं कि युवाओं में जज्बा है और अपनी नदियों के प्रति वो संवेदनशील हैं, वो जानना चाहते हैं अपने जलीय जीवों को, वो जानना चाहते हैं कि इनको किस तरह से, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई आपातकालीन स्थिति होती है, इनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाए। यही बात आप दानिश जी कहना चाह रहे हैं? जी सर। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान दानिश कलीम जी। आप एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स हैं और कंपोस्टिंग आपका खास सब्जेक्ट रहा है। वर्तमान में आप भारतीय वन्य जीव संस्थान की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन परियोजना है, उसका आप हिस्सा हैं, और आप यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं बाल गंगा प्रैरी के। हमारे साथ हैं अंशुल भावसार जी। आप एनवायरमेंट मैनेजमेंट में मास्टर्स हैं और आप असिस्टेंट स्टेट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं बाल गंगा प्रैरी के। और आपकी जो विशेषज्ञता है वो है वाटर क्वालिटी एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हम आपसे एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो विषय सबसे जुड़ा हुआ है। बातों के बीच हम अंशुल जी से जानना चाहेंगे आपकी पसंद का एक गीत जो आपके बहुत करीब है, आप हमारे श्रोताओं को सुनाना पसंद करें या आप हमारे श्रोताओं के लिए फरमाइश करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, रिफ्यूजी मूवी का एक गीत है
पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, ये बिल्कुल नेचर और पर्यावरण को डेडिकेटेड लगता है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, तो ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा श्रोताओं को। अंशुल जी ने श्रोताओं के लिए डेडिकेट किया है एक शानदार गीत, तो हाजिर है ये गीत हमारे श्रोताओं के लिए। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। झोंके नदी के तन को जब छूते हैं, लहरें ही लहरें बनती हैं। हम दोनों जो मिलते तो कुछ ऐसा होता। सब कहते लहर लहर जा भी जाए, इनको ना कोई टोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश पर। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं दानिश कलीम जी। आपका सब्जेक्ट है कंपोस्टिंग, और आपसे हम जान रहे हैं कि जो कंपोस्टिंग है वो कितने तरह की होती है, और साथ ही आपने अभी हमें जानकारी दी कि कंपोस्टिंग के फायदे क्या होते हैं। मैं घर की बात करता हूँ। अगर मैं आपके बताए अनुसार कंपोस्टिंग करता हूँ, अपने घर के छिलकों को, खाद्य पदार्थों को मैं एक जगह इकट्ठा करता हूँ और इकट्ठा करके उसका एक बेहतर मैनेजमेंट करता हूँ। तो जो हमारी भूमि है, जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारी नदियां हैं, जो हमारा पर्यावरण है, उसकी बेहतरी के लिए मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इसका जवाब इस तरह से देना चाहूँगा कि नदी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि कभी फुर्सत मिले तो दरिया की तहरीरों को पढ़ लेना, कभी फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हज़ारों साल का अफसाना लिखता है। मतलब ये है कि एक नदी की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो कितनी है, और अगर उस नदी का नाम गंगा हो तो फिर उसकी अहमियत कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे हम माँ की संज्ञा देते हैं। तो अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, उसी से रिलेट करके मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो आपने बोला कि अगर एक व्यक्तिगत रूप से हम देखें, अगर मैं अपने घर के अंदर या आप अपने घर के अंदर ही वेस्ट को सेग्रीगेट कर लेते हैं, यानी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैविक कचरा उसे अलग कर लेते हैं, अजैविक कचरा उसे अलग रखते हैं, तो ये हमें छोटी सी चीज़ लग सकती है, लेकिन अगर इसके हम परिणाम देखें कितने अच्छे होंगे,
तो मैं आपको इसमें थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जैसे जो हमारी लैंडफिल साइट्स हैं, हमने सब कुछ कचरा मिक्स कर दिया, तो जो प्रेशर है लैंडफिल साइट्स का, हमारे घर से कोई गाड़ी वाला, कूड़ा वाला आता है, वो लेके जाता है, फिर वो कहीं न कहीं वो डंप करता है। तो वो जो डंपिंग साइट है, वही हमारी लैंडफिल साइट्स है। अगर सारा का सारा कचरा जो हमने मिक्स कर दिया, उसको हमने सेग्रीगेट कर लिया होता, तो उसमें 50% से जो ज़्यादा कचरा है, वो कम हो गया होता। अब जब हमने लैंडफिल साइट्स में कूड़ा डाल दिया, तो आसपास नदी है, तालाब है, उसका पानी भी गंदा हो रहा है। उसके लीचेट की वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसकी क्वालिटी पे भी असर पड़ रहा है। साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी कहीं न कहीं से हो रहा है और इसमें जो बीमारियाँ फैलती हैं, वो भी हैं क्योंकि उससे एक फॉल सी, गंदी सी स्मेल आएगी और मीथेन जैसी गैसेज़ रिलीज़ होती हैं। कई बार लैंडफिल साइट्स में भी आपने सुना होगा आग लगने की घटनाएँ भी हो जाती हैं और इन जो लैंडफिल साइट्स हैं, बहुत सारे रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, छछूंदर है, ऐसी भी जो हैं स्पीशीज़ हैं, वो आस-पास आपको मंडराती हुई दिख जाएँगी, जो कहीं न कहीं एक डिज़ीज़ के कैरियर के रूप में हमारे लिए काम करती। तो कहीं न कहीं जो है सब कुछ एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। वाटर क्वालिटी तो खराब हो रही है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है और जो हमारी लैंड की क्वालिटी है वो भी कहीं न कहीं से डिग्रेड हो रही है। तो अगर हम एक छोटी-सी चीज़, एक छोटा-सा स्टेप, एक कदम अपने घर से शुरुआत करें, कहते हैं ना कि अपने हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से, अपने आप से ही होती है। तो अगर एक छोटी-सी चीज़ की शुरुआत हम खुद से कर लेते हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम जो एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी बन चुकी है और आने वाले टाइम में ये एक विकराल रूप लेने वाली है, तो कहीं न कहीं से खत्म हो सकती है या कम हो सकती है। तानिश जी ने बड़े आसान शब्दों में बता दिया कि आप पहल कीजिए और आपकी पहल एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। आप घर से ही अगर शुरुआत करें, सेग्रीगेट करें, प्लास्टिक कचरे को अलग रखें, जैविक कचरे को अलग रखें, तो उससे आपका पर्यावरण अच्छा होगा और जो प्रॉब्लम हमें दिख रही है, जिस पर हम कभी कई बार कहते हैं कि अरे ये पहाड़ खड़े हुए हैं, कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं, तो ये कचरा आपने हमने सबने मिलकर ही तो इकट्ठा किया है। तो हम पहल करें, अपने घर से पहल करें और अपने पर्यावरण को बचाएं। बहुत शानदार शब्दों में आपने इसको बताया है। हमारे साथ हैं अंशुल भावसार जी। अंशुल जी वाटर क्वालिटी और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हैं और असिस्टेंट स्टेट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं बाल गंगा पहल। अंशुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसा किस्सा बताइएगा जब आप ट्रेनिंग देने गए हों और आपको एक ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिली हो जिसकी आपने कल्पना नहीं की। कुछ ऐसे किस्से बताइएगा जब आप लोगों को समझाने गए कि गंगा की स्वच्छता के लिए कार्य कीजिएगा, पर उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो हमारी आजीविका से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, ये हमारी आजीविका से जुड़ा हुआ विषय है, अगर हम गंगा में नहीं जाएंगे, गंगा के लिए हम ये काम नहीं करेंगे, तो हमारी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। उसके बारे में जानना चाहिए। जैसा कि सर आपने बोला कि ऐसा कुछ इंसिडेंट जब हम ट्रेनिंग देते हैं या हम सर्वे करते हैं या पूरा एनएमसीजी के तहत जब हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं, तो हमारा मेन फोकस वही रहता है कि एक्वाटिक स्पीशीज़ को बचाना। तो जो डायरेक्ट लिंकेज है एक्वाटिक स्पीशीज़ से या उससे, तो वो होता है फिशरमैन कम्युनिटी से। तो हम उनको ही सबसे फर्स्ट टारगेट करते हैं और फिशरमैन कम्युनिटी का ही नदियों से डायरेक्ट लाइवलीहुड रहता है। बट एक सम पीरियड होता है जब फिशिंग बैन होती है, तो उसको फिशिंग बैन पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड में हर एक गवर्नमेंट अपने अपने मंथ में अगस्त या सितंबर या जून, उस टाइम पे जो होता है एक बैन पीरियड होता है जिसमें फिशिंग नहीं करनी होती है। तो ये वो पीरियड होता है जब फिशेस जो है अंडे देती हैं। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट और अदर जो फिशरीज डिपार्टमेंट है वो उनको सजेस्ट करता है कि आप इस टाइम फिशिंग ना करें, या अगर आप इस टाइम फिशिंग करेंगे तो प्रॉब्लम, रिवर्स सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। तो जब हम उन लोग के पास जाते थे तो हम लोग बोलते थे कि आप फिशिंग ना करें, या इस टाइम आप फिशिंग करेंगे तो फिशेस ही नहीं रहेंगी। तो दे कंसिडर एज कि हम फिर करें क्या। वो बोलते थे कि हम फिर कमाएंगे क्या, क्या करेंगे। फिर हमें ऐसी प्रतिक्रिया मिलती थी कि अगर हम फिशिंग ही नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसा कहाँ से जनरेट होगा। तो उसी को हम सोचते थे कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम है कि वो 2 महीने जो हर दिन कमाने वाला फिशरमैन है, 2 किलो 3 किलो जितनी भी वो फिशेस एक दिन में पकड़ता है, अगर वो हर दिन नहीं कमाएगा तो वो क्या करेगा। तो इन सब चीज़ के लिए हम सोचते थे कि अगर वो फिशिंग ही करे, बट फिशेस को भी टाइम चाहिए होता है अपने अंडे देने के लिए, क्योंकि अगर वो
बहुत कम मैश साइज़ की अगर वो नेट लगा देंगे और वो साथ-साथ उसके अंडे भी ले लेंगे, तो आगे फिशेज़ बचेगी नहीं। तो वो अभी तो फ़िशिंग करके ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, जब ब्रीडिंग सीज़न होगा, जब बहुत ज़्यादा फिशेज़ उनको मिलेगी, बट उसके बाद उनको फिशेज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो जो हम उनसे बात करते थे कि हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि आप अगर अभी नहीं करेंगे तो क्या। फिर इन सब के साथ हम देखते थे कि हम उनको एक अदर वे ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करें, जिसमें हम लोग फिशरमैन को जोड़ते थे। जिससे हम क्या होता था, उन लोग को अदर ट्रेनिंग्स देते थे, जैसे अगरबत्ती मेकिंग हो गई, फिर साथ-साथ हम उनको अगर फिशर वूमन होती है तो कुछ ब्यूटिशियंस की उनको ट्रेनिंग होती है, कुछ फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि रिलीजियस फेयर्स तो गंगा नदी के किनारे लगते ही रहते हैं। तो उसमें वो कुछ फूड प्रोसेसिंग की अगर वो ट्रेनिंग होती है तो हम उनको वो प्रोवाइड कराते हैं, बिस्किट मेकिंग एंड ऑल। फिर अदर जो प्रोडक्ट हैं जो वहाँ की लोकली अवेलेबल जो हो सकते हैं, लड्डूस और ये सारी चीज़ों को हम उनको देते हैं कि आप ये सारी ट्रेनिंग भी लीजिए, इन सब चीज़ों से भी जुड़िए, ताकि जब फिशिंग बैन पीरियड हो तब आप इन सब चीज़ों से ये सारे काम करके आप अपना लाइवलीहुड ले सकें अदर देन फिशिंग। तो जो डायरेक्ट डिपेंडेंसी है रिवर्स पे, वो कहीं ना कहीं कम हो सके। बहुत सही। और आपने बड़ा आसान बताया कि जो लाइवलीहुड है, जो गंगा पर डायरेक्ट, जो प्रत्यक्ष रूप से गंगा पर आश्रित जो आजीविका है, गंगा को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, उसके विकल्प भी आपने बताए हैं कि आप इन विकल्पों पर कार्य कीजिए। आजीविका के ये विकल्प हैं, जैसे कि आपने बताया है कि उनको अगरबत्ती बनाना सिखाया है, उनको प्रसाद बनाना सिखाया है, उनको ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया है। बहुत तरह के आप गतिविधियां, उनको स्वरोजगार की जो गतिविधियां हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो थ्रेट की बात हम करते हैं, जो गंगा में पलने वाले, बढ़ने वाले जो जलीय जीव हैं, उनके थ्रेट की बात करते हैं, तो किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आती है, किस तरह की दिक्कतें आप देखते हैं उन जीवों के साथ? जैसे कि आपने बताया कि मगरमच्छ या घड़ियाल, उसका जो मुंह है वो नेट में फंस जाता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती होंगी जलीय जीव के संसार में। तो कुछ इस तरह की घटनाओं के बारे में बताइए, किस तरह से हम उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जैसे कि आपने सर सही बोला कि मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया या डॉल्फिन हो गई, जब हम ट्रेनिंग और सर्वे में निकलते हैं तो बारिश का टाइम होता है या फिर फ्लड्स वाला टाइम होता है, तब फिशरमैन जनरली क्या करते हैं ना कि अगर फ्लड्स हो गया, ये हो गया, अगर उन्होंने जाल लगाया फिशिंग के लिए और अगर बाढ़ आ गई या कुछ आ गया, तो बाढ़ आने के साथ-साथ वो नदी में नहीं उतरेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का भी वो रहेगा, बट जाल तो नदी में रह गया क्योंकि आपने लगाया था मछली पकड़ने के लिए। तो उसी टाइम क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जाल ऐसा कैसे ही नदी के साथ बह के चले जाता है। फिर कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद खबर आती है कि कोई जलीय जीव उसमें फँस गया। तो जब हम वहाँ पे थे, सर्वे कर रहे थे, क्योंकि हमारा गंगा प्रहरी मॉडल्स हैं, आप लोग को जैसे पता ही होगा, गार्जियंस ऑफ गंगा जिन्हें हम कहते हैं। तो वो बिल्कुल नदी किनारे या जो फिशरमैन कम्युनिटी के कुछ पीपल हैं, अदर जो वहाँ पे रहते हैं, उन लोग को हमने एज अ गंगा प्रहरी कंसिडर किया था कि आप गंगा के प्रहरी हो, आप इसे बचाइए। तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनको वो खबर करते हैं कि आज ये जलीय जीव, चाहे वो कछुआ हो, डॉल्फिन हो या कहीं घड़ियाल हो, ये इसमें फंसा है, और वो उनके हमें फ़ोटो भेजते थे, जिससे हम इंश्योर कर पाए कि वो एक्चुअल में वो वाली स्पीशीज़ है या वो किस तरीके से वो फंसा है। हम उनसे प्रॉपर फ़ोटो लेते थे, जिससे हमें पता चलता था कि उसमें जाल के या नेट के कहीं निशान तो नहीं है। तो इससे हमें डायरेक्ट पता चल जाता था कि इस थ्रेट्स के कारण या इस के कारण वो जलीय जीव फंसा है और उससे उसकी मौत हो गई है। फिर आप उसमें रेस्क्यू के लिए अभियान चलाते हैं? हाँ, जो हमारा रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन कंपोनेंट है वो इस पे काम करता है, और फिर डायरेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लिंक अप करके जो हो सकता है फर्स्ट एड या जो फिर उसके आफ्टर जो प्रोसेस हो सकती है वो हम उसे कवर करते हैं। तो इसका जो पूरा एक सिस्टम है, वो पूरा तंत्र आपने बनाया है, बिल्कुल। तो क्या कैसे काम करता है वो तंत्र? जैसे कि आप बता रहे हैं कि फोटोग्राफ भेजते हैं, जो नदी के तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो बताते हैं कि ये जीव यहाँ फंसा हुआ है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी रहते होंगे जो बिल्कुल डीप में रहते हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो क्या हम उनको भी ढूंढ पाते हैं? क्या उनको भी हम तलाश कर पाते हैं?
जो नदी के अंदर या पूरा जो डीप रहते हैं, ऐसे तो ऐसा जो घटनाएं हमें रिपोर्ट होती है हम उन पे वर्क करते हैं। फिर साथ साथ हम लोग का अदर स्टेक होल्डर के साथ जो काम रहता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, फिशरीज डिपार्टमेंट हो गया और गंगा प्रहरी नेटवर्क हो गया, तो और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो जो नियर बाय जो डिपार्टमेंट पड़ता है, नियर बाय जो ऑफिसर्स होते हैं, उनसे हम पहले तो रिपोर्ट पता करवाते हैं कि एक्चुअल में ये हुआ भी है या नहीं है। तो उनके लिए हम ये काम करते हैं और फिर जो होता है फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंश्योर कराता है कि हाँ पर्टिकुलर चीज़ यही है, ये है। फिर हम उसको आगे रिपोर्ट करते हैं कि हाँ ये वाली बायोडाइवर्सिटी या ये एक्वाटिक स्पीशीज इसमें फंस के मरी है। सर इसी में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि कोई भी रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन जो है वो पर्सनली कोई भी इंसान नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना आप ऐसे ही किसी को रेस्क्यू भी नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट उन्हें इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। जो हमारे गंगा प्रहरीज का नेटवर्क है वो 3,500 से ज़्यादा का है जो अराउंड द गंगा रहता है। तो इनका एक बड़ा रोल है, योगदान है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करने का, क्योंकि हमने उनको इस तरह से ट्रेन किया है। पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कछुए की इंपॉर्टेंस क्या है, घड़ियाल क्या है, मगरमच्छ क्या है, इसका डिफरेंस भी नहीं पता था। लेकिन क्योंकि हम इतने टाइम से इनको सेंसिटाइज कर रहे हैं और इनका इतना ट्रेनिंग दे दिया है, इनको इतना ट्रेन कर दिया है कि दे आर लाइक एक्सपर्ट्स। शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उनके बिना अब ना काम कर पाए, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बिकॉज दे आर वर्किंग रियली हार्ड ना। हम उनका जुड़ाव जो नदी के साथ ही है उनका, तो उसको एक तरह से हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। उनकी डिपेंडेंसी को कम करना और गंगा के साथ जो जुड़ाव है उनका वो बढ़ जाए, यही हमारा मकसद था। कुल मिलाकर गंगा में पलने वाले जो जलीय जीव हैं, जैसा कि दानिश जी ने बताया कि एक कोऑर्डिनेशन के सहारे आगे बढ़ते हैं, जलीय जीवों की रक्षा करते हैं। एक नेटवर्क है और स्टेक होल्डर की आपने बात की है, जो बाल गंगा प्रहरियों से जुड़े हैं, जो गंगा प्रहरियों से जुड़े हैं। और जब भी कोई घटना होती है, जब भी इस तरह की कोई बात होती है, कोई आपातकालीन स्थिति होती है, तो सभी स्टेक होल्डर सजग हो जाते हैं और उस पर कार्य करते हैं। मैं अंशुल जी से जानना चाहूंगा कि अंशुल जी, ये तो जलीय जीवों के साथ थ्रेट की बात है। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो गंगा पर निर्भर करते हैं पर गंगा में नहीं रहते हैं, वो जलीय जीव नहीं है। उनके साथ किस तरह के थ्रेट हैं, उस पर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि जो गंगा पे निर्भर करते हैं जलीय जीव तो है ही सही, और अदर जीव भी होते हैं, पक्षी होते हैं, फिर ऑटर्स होते हैं। तो इन लोग को हम सेमी एक्वाटिक एनिमल्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इनका लिंकेज नहीं होता है सीधा। ये फिर अगर पक्षी है तो ये खाने के लिए नदी पे डिपेंडेंट रहेंगे, बट एग लेइंग के लिए या ये रिवर्स बैंक पे रहेंगे या फिर ट्रीज पे डिपेंड रहेंगे। अगर हम बात करें टर्टल्स की, तो टर्टल्स अगर रहते तो नदी में है, बट उनका जो रिप्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है ज़मीन पर, वो अंडे देने के लिए बाहर आते हैं। तो इन पे भी बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं। जैसे हमने फिशिंग नेट्स की बात की, तो समटाइम क्या होता है, फिशिंग नेट्स को ही लेकर ये लोग नदी के किनारे भी रख देते हैं या नदी के किनारे ऐसे लगा देते हैं, जिसमें ये लोग छोटी बड़ी चिड़िया भी पकड़ते हैं। तो नदी किनारे, क्योंकि नदी इनका एरिया होता है जहाँ पे पक्षी डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में वहाँ रहेंगे। फिर वेटलैंड्स होता है जहाँ पे पक्षी रहते हैं, बट हम लोग ने ऑर्गेनिक फील्ड्स एरिया जो है कह सकते हैं, हमने खेत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जिसमें वेटलैंड का एरिया बहुत कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो पक्षी जो है हमारे खेतों में आते हैं, फिर हम उन्हें एज अ थ्रेट काउंट करते हैं, बट हम वो तो थ्रेट नहीं है ना। वो तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पक्षियाँ तो इन्हेंस ही करते हैं हर चीज़ को। वो कुछ कुछ पार्ट अगर वो ग्रेन्स का खाएंगे, बट लार्ज नंबर में हम देखें तो वो एज अ पॉलिनेटर भी वर्क करते हैं, जो कि कितने अच्छे से आपके खेत का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि दूसरे जीवों को भी फर्क पड़ता है। जो एक्वाटिक स्पीशीज के साथ साथ दूसरी स्पीशीज है वो भी नदी पे डिपेंड करती है, और वहाँ पे अगर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो जाहिर सी बात है एक्वाटिक स्पीशीज के साथ साथ दूसरी स्पीशीज पे भी हमें थ्रेट्स दिखता है। आपने कहा है कि जो जैव विविधता है, अगर हम उनके लिए थ्रेट बन जाएं, तो ये साइकिल है। जब हम जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं, पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हैं, हम जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो घूम कर फिर हमारे लिए थ्रेट बन जाता है।
क्योंकि ये एक चक्र है, एक साइकिल है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर हम पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो परागण नहीं कर पाते, और परागण करने से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और हमारी जो पैदावार है, जो खेती है, उसको बढ़ाती है। आपने, अंशुल जी ने बड़े आसान शब्दों में ये बात हमें बताई है। हमारे साथ हैं दानिश कलीम जी। दानिश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कंपोस्टिंग पर आपसे हम बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए। दानिश जी, कंपोस्टिंग पर आपने बताया कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें इसको करना चाहिए। बात गंगा पर करते हैं। जी सर। कितने तरीके हम्म। जो कचरा है, जो गंगा के लिए भी थ्रेट है, वहाँ पलने वाले जलीय जीवों के लिए भी थ्रेट है, और अल्टीमेट हमारे लिए थ्रेट है, हम इंसानों के लिए थ्रेट है। उस कचरे के बारे में जानना चाहेंगे और आपसे उस बात पर भी, उस संदेश को भी आपके जानना चाहेंगे, आपकी उस अपील को भी जानना चाहेंगे जो आप जनता से करना चाहते हैं कि कृपया ये मत कीजिएगा, यह नुकसान करती है। हाँ सर, आपने कचरा की बात करी तो कचरे में जो सबसे खतरनाक कचरा मुझे लगता है वो पर्सनली है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब जैसे आजकल हम लोग शादी है, फंक्शन है, उसमें थर्माकोल की प्लेट्स यूज़ कर लेते हैं। कोई भी ड्रिंक पीना है तो वहाँ पे हम प्लास्टिक स्ट्रा का यूज़ करते हैं। घर से हम झोला नहीं लेके जा सकते जो कपड़े का बना हो, उसकी जगह पे हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो पॉलीथीन बैग्स हैं उसका यूज़ करते हैं। तो कचरे का जो प्रोडक्शन है, यानी कचरा जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से। अगर मान लीजिए कोई ऐसी प्लास्टिक यूज़ करते हैं जिसका लॉन्ग टर्म में यूज़ है, ये बार बार यूज़ कर सके, तो थोड़े हद तक के लिए वैसे तो वो भी नहीं सही है, मान सकते हैं, लेकिन जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ये बहुत खतरनाक है। और ये सारा का सारा कचरा हमें लगता है कि जो हमारी नदियाँ हैं वो सब कुछ ले सकती हैं अपने अंदर, तो सारा का सारा कचरा कहीं ना कहीं नदियों तक ही पहुंच जाता है। वो नालों के द्वारा या फिर नदी के किनारे जो भी उत्सव या पर्व होते हैं वो हम सब कुछ नदियों में ही डंप कर देते हैं। तो क्योंकि हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं, आपने बर्ड्स के बारे में बात करी, तो बेसिकली बर्ड्स दो तरह की होती हैं जो गंगा जी या उससे एसोसिएटेड जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि है, तालाब हैं, उन पे डिपेंडेंट होती हैं। कुछ होती हैं ब्रीडिंग बर्ड्स जो यहीं पे रहती हैं, यहीं पे उनकी ब्रीडिंग होती है, हमेशा यहीं पे रहेंगी। दूसरी होती है माइग्रेटरी बर्ड्स जो किसी खास सीजन में यहाँ पे आती हैं और फिर वापस से चली जाती हैं। तो जब हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जैव विविधता के जो हम लॉस की बात कर रहे हैं, थ्रेटिंग की बात कर रहे हैं उनके, तो जो ब्रीडिंग बर्ड्स हैं उनका तो हो ही रहा है। जो हमारे पास आने वाली माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो विदेशी मेहमान हैं, उनके भी नंबर्स कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, या वो आ नहीं रहे हैं क्योंकि वो उनका जो जिस मकसद के लिए वो आते थे वो अब बचे ही नहीं है। वेटलैंड्स बचे नहीं है, रिवर्स का भी तो हालत खराब ही होता जा रहा है। तो इस कचरे में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, मैंने जैसे बताया कि इसका बहुत बड़ा योगदान है इन खतरे को बढ़ाने के लिए। तो कई बार होता है बर्ड्स हैं या कोई भी एक्वेटिक स्पेशीज़ है, जब वो मर जाती है उसका पोस्टमार्टम करो तो हमें प्लास्टिक मिलता है। प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े मिलते हैं या कई बार स्ट्रॉ मिलता है या कई बार उनकी चोंच में, जैसे सर ने बताया, जाल फँस जाता है, घड़ियाल है, मगरमच्छ उसकी चोंच में, मुँह में। कई बार डॉल्फिन जो है, क्योंकि डॉल्फिन एक मैमल है, वो एक स्तनपायी जीव है हमारी तरह से। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि डॉल्फिन एक मैमल है, वो उनको फिश ट्रीट करते हैं। तो मछुआरों की जाल में अगर डॉल्फिन फंस गई थोड़ी देर के लिए भी और वो ऊपर नहीं आ पाई तो वो सांस नहीं ले पाई और उसकी डेथ भी हो गई। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे लिए कन्वीनियंस है, तो हम अपनी अपनी आसानी के लिए इसका यूज़ करते हैं। आप घाटों पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि पानी ले जाने के लिए लोग प्लास्टिक के बॉटल्स का यूज़ करते हैं, और किसी भी चीज़ के लिए हम प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, कुछ ऐसा ही हो गया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन भी है, फिर भी उसका इस्तेमाल कम नहीं हो पा रहा है। तो मुझे जो लगता है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आजकल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग जो आप बता रहे हैं, मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ख़राब सा लग रहा है कि एक जलीय जीव, अब डॉल्फिन की बात कर रहे हैं, उसका मुंह फंस गया है कहीं प्लास्टिक के ढांचे में, वो दम तोड़ रही है। इमेजिन कीजिएगा। हम भी अक्सर कई बार सोचते हैं कि मैं तो गंगा जी से बहुत दूर रहता हूँ, मैं तो उस नदी से बहुत दूर रहता हूँ, मैं क्यों पहल करूँ? सभी तो कर रहे हैं, सभी तो प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे करने से क्या हो जाएगा? यही मैं गलत होता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति अगर पहल करे और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करे, सिंगल यूज प्लास्टिक को तो बिल्कुल भी हाथ ना लगाए, तो लगता है कि हम बहुत सारे जलीय जीवों की जान बचा सकते हैं और
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम अपने नदियों को बचा सकते हैं, हम अपनी आजीविका के बड़े स्रोत को बचा सकते हैं। इस बात को हमें बड़ी गहराई से सोचना होगा। बहुत अच्छा लगा दानिश जी आपसे बात करते हुए। दानिश जी आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और कई बार तो आपकी बातों से मैं बड़ा भावुक भी हो जा रहा हूँ क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ। इस बीच आपसे सुनना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आपकी पसंद का एक गीत जो आपके बहुत करीब। सर जैसे आपने पूछा तो मैं आपसे कहूँगा क्योंकि जगजीत सिंह जी मुझे बहुत पसंद है, तो उनकी कोई भी गज़ल और ख़ास तौर से ये वाली गज़ल की तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। बहुत शानदार, और ये आपके बहुत दिल के करीब है। आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मन में क्या चल रहा है ये आप ही जानते हैं। दानिश जी ने कहा है कि जगजीत सिंह जी की एक गज़ल आप हमारे श्रोताओं को सुना दीजिएगा, तो हाजिर है गज़ल। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का
रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हमारे साथ हैं अंशुल भावसार जी। अंशुल जी गंगा की स्वच्छता के बड़े अभियान से जुड़े हैं। आप वाटर क्वालिटी और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करते हैं। अंशुल जी, मैं आपका एक संदेश जानना चाहूंगा कि जो पानी की गुणवत्ता है, जो हमारी नदियों में अविरल प्रभाव वाली पानी की गुणवत्ता है, उसको कैसे बनाए रखें, और हम इसको अगर हम अपनी दैनिक दिनचर्या से जोड़ें तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पर आपका संदेश जानना चाहिए। गुणवत्ता से अगर हम समझते हैं तो यही है कि पानी की वाटर क्वालिटी क्या, वाटर क्वालिटी से हम ये समझ सकते हैं कि क्या उसका कितने उसमें पॉल्यूटेंट इंक्रीज हो गए हैं। जैसे हैवी मेटल्स में हम देखते हैं कि उसमें कितना जिंक हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया। तो समटाइम हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें ऐड हो रहा है। समटाइम हम देखते हैं कि ड्रेन का, नालों का पानी उसमें मिल रहा है, तो जिस कारण नदियों का जो वाटर क्वालिटी है वो घटती जाती है, वो ख़राब होती जाती है। जो कह सकते हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है और अदर जो उसमें हैवी मेटल्स है उसका नंबर उसमें ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो इन्हीं कारणों से जो नदी का फ्लो है, फिर साथ साथ उसमें अदर एक्टिविटीज़ जैसे एल्गी का बढ़ना, फिर दूसरे प्रभाव उसके साथ बढ़ते हैं, जिससे डायरेक्टली कह सकते हैं कि एक्वाटिक स्पीशीज़ या जो स्पीशीज़ उसमें रहती हैं उनमें उसमें प्रभाव पड़ता है। अगर हम दैनिक जीवन में देखें तो पानी हमारे लिए या नदियाँ हमारे लिए, हमें नदियों को हम एज अ माँ कंसीडर करते हैं कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है नदियों की। कि अगर नदी से लोगों की लाइवलीहुड, जितने भी सभ्यताएं हैं हम देखते हैं कि नदी किनारे ही वो है, तो पानी की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई भी हम अगर आज इतने बड़े हम चंद्रयान मिशन देखते हैं, ये देखते हैं, तो उनमें हम सबसे पहले क्या खोजते हैं कि उधर पानी है। या कोई भी अगर हम ग्रह देखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें यही देखते हैं कि उधर पानी की संभावना है, क्योंकि अगर पानी मिला तो वहाँ जीवन जरूर संभव है। तो जल ही तो जीवन है, बट उसका आज जरूर खतरे में है। तो ये हम इससे समझ सकते हैं। और आज इसलिए खतरे में है क्योंकि हम लोग की जो दैनिक प्रतिक्रियाएं हैं, जो दैनिक हम लोग कार्य करते हैं, वो हम बिल्कुल ना ध्यान देते हुए उसे करते जाते हैं। सपोज अगर हमारे घर में हम घर से पानी टपक रहा है, नल हो लीकेज कर रहा है, तो एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि अगर 1 सेकंड में एक बूंद भी गिरती है तो पूरे महीने में 1000 लीटर हम पानी बर्बाद कर देते हैं। तो 1000 लीटर की तो हमारे घर की अधिकतर टंकियाँ ही होती है। तो एक दिन का पानी हमने उस एक बूंद से ही खराब कर दिया है, जो हम हमारा यूज़ का होता है 1 दिन का या 1.5 दिन का हम जो यूज़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ही अगर हम ध्यान दें, इसमें अवेयर है, एक्टिव रहे कि सारे घरों के लीकेज पे हम बात करें कि उनका लीकेज ना हो, तो इन हम देख सकते हैं कि वाटर क्वालिटी तो एक बड़ा विषय हो गया। बट जब हम दैनिक उसमें काम करते हैं कि कैसे हम घरों का पानी, अगर हम सपोज कोई घर, हमारे घर में कोई एज अ गेस्ट आया, वो आधा ही गिलास पानी पी के गए, तो उस आधा गिलास को हम फेंकने की बजाय घरों के पौधों में डाल दिए जाए। और बहुत सारे जो हमारे किचन गार्डन हो गया, ये हो गया, तो उसमें जो घरों से निकलने वाला जो पानी है उसको हम यूज़ करके रिसाइकल कर सके, तो फर्दर उसको नालियों में ना जाएगा। तो वहीं से ही वो पानी का लेवल जो है वो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट वाटर प्लांट पे इतना प्रेशर ना पड़ते हुए घरों से ही हम वेस्ट वाटर कम जनरेट करें। तो ये हमारी एक अप्रोच रहती है कि दैनिक अप्रोच में हम ये कार्य कर सकते हैं। अंशुल जी ने बड़े सही तरीके से और बड़े सरल संवाद में बताया कि जो घर से निकलने वाला जो पानी है, जिसको हम गंदा पानी बोलते हैं, उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करें। और आपने ये भी बताया कि एक एक बूंद पानी अगर हम बर्बाद करते हैं तो 1 महीने में कितना भंडार हो जाता है। तो जल की कीमत के बारे में आपने बताया है।
बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपने बताए हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। अभी हम मुलाकात कर रहे थे दानिश कलीम जी से। आप यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं बाल गंगा प्रहरी के, और आप भारतीय वन्यजीव संस्थान से जुड़े हैं, और भारतीय वन्यजीव संस्थान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का एक प्रोजेक्ट संचालित कर रहा है। उसमें आपकी भूमिका स्टेट कोऑर्डिनेटर की है, और आप एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स हैं, और कंपोस्टिंग आपकी विशेषज्ञता है, कंपोस्टिंग आपका सब्जेक्ट है। हमारे साथ हैं अंशुल भावसार जी। आप मध्य प्रदेश के असिस्टेंट स्टेट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं, बाल गंगा प्रहरी से जुड़े हैं। आप मास्टर्स हैं एनवायरमेंट मैनेजमेंट में। आपकी विशेषज्ञता है वाटर क्वालिटी और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। सर, आपसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं तो चाह रहा था कि आपको सुनता जाऊं, क्योंकि आपका जो विषय है वो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, मैं कहूं कि सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। गंगा से जुड़ा हुआ विषय है, नदियों से जुड़ा हुआ विषय है। आपसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था सर, और मैं चाहूंगा कि आपको फिर आमंत्रित किया जाए रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके थ्रू, आपके माध्यम से हम ये जो मैसेज है अपना वो लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।